हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है मेमोरी। मेमोरी यानी ह्यूमन मेमोरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मेमोरी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो कि है मेमोरी। आपको मालूम रहेगा कभी कभी मोबाइल बहुत स्लो हो जाता है, करेक्ट। वो मेमोरी की वजह से भी एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट रीजन मेमोरी भी होता है उसका, करेक्ट। तो ये मेमोरी के प्रकार कितने हैं, कैसे काम करता है, ये सारी चीज आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेमोरी के प्रकार से। मेमोरी के रहते हैं दो प्रकार, एक रहता है प्राइमरी मेमोरी और एक रहता है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर के प्रकार की अगर मैं बात करूं, या प्राइमरी मेमोरी को पहले बता देता हूं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पररी मेमोरी, जिसमें एक बार डेटा डालने के बाद जब तक हम लोग चाहे या जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक उसके अंदर डेटा बना रहेगा, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाए या हम लोग रिफ्रेश कर दे वो डेटा हो जाएगा गायब। और दूसरी तौर पे आता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको अंदर डेटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं, करेक्ट। एक बार आपने डेटा अगर डाल दिया तो परमानेंटली सेव हो गया जब तक कि आप उसको डिलीट ना करो। समझ में आई बात? तो प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें परमानेंट मेमोरी हम लोग बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो रोम, रैम, ये सब उसके प्रकार है। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो हार्ड डिस्क, एसएसडी डिस्क, एनवीएमई डिस्क। एनवीएमई डिस्क मालूम है आपको क्या है? अभी लेटेस्ट आ रहा है, पूरी तरह से आया नहीं है मार्केट में, लेकिन एसएसडी का रिप्लेसमेंट माना जाता है उसको, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट है एनवीएमई रैम, ठीक है। एनवीएमई हार्ड ड्राइव, ओके। सो एनवीएमई डिस्क, फिर एसएसडी डिस्क हो गया, फिर पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब क्या है? तो सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसके में एक बार डेटा डाल दिया तो परमानेंटली स्टोर हो गया जब तक कि हम उसको निकाल ना दे, करेक्ट। तो ऐसे दो अलग अलग प्रकार की मेमोरीज रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके अंदर ये सब प्रकार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, पूरा फोकस जो हमारा रहेगा वो है प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, यानी कि रोम, रैम और कैश मेमोरी। इसको एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी को एकदम डिटेल में। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जैसे मैंने बताया कि दो चीजें मेन रहती है, एक रैम और एक रोम, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोम से। रोम जो है उसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसको खाली पढ़ सके, उसके अंदर हम लोग कुछ लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं लेकिन एक ही बार, या डिपेंड करता है। मैं आपको जैसे आपको बताऊंगा उसके प्रकार के बारे में तो आपको और डिटेल में उसको समझ में आएगा। लेकिन रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके अंदर दोबारा दोबारा कुछ भी चेंजेस नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। या परमानेंटली जिसमें डेटा स्टोर हो जाता है लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस बार बार नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये परमानेंटली स्टोरेज के लिए ही बेसिकली रोम काम करता है। और इसका मतलब होता है कि एक बार अगर आपने डेटा डाल दिया और पावर बंद भी कर दो या कितने हजारों बार बंद करके चालू करो, लेकिन आपका जो डेटा है अंदर का, जो प्रोसेस है या जो सॉफ्टवेयर डाला हो, वो वैसे का वैसा ही काम करेगा, ठीक है। ये एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है, एक ऐसा प्रकार का चिप है जिसके अंदर डेटा डालने पर परमानेंटली सेव होता है। और इसी वजह से इसका इस्तेमाल खाली कंप्यूटर में नहीं, बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि अपना एयर कंडीशन का कंट्रोल करना है, उसके अंदर जो पैनल आता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है वो है। इवन अपने कंप्यूटर के या घर के जो टीवी रहते हैं उसके रिमोट कंट्रोल के अंदर भी इसी प्रकार के चिप का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, जो आजकल डिजिटल का जमाना है, डिजिटल गैजेट्स आते हैं आजकल, हर चीज डिजिटली कंट्रोल होती है, तो उसके अंदर जो चिप लगाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रोम, करेक्ट। अभी रोम के जो प्रकार है उसकी अगर मैं बात करूं तो एम रोम, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ऐसे अलग अलग प्रकार है। एम रोम का मतलब मास्केड रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का मतलब है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो इतने प्रकार के रोम अवेलेबल रहता है। और उसके प्रकार की अगर मैं डिटेल में जाने की बात करूं तो मास्केट रीड ओनली मेमोरी जो है ना, बहुत ही जूने प्रकार की मेमोरी है। ये रोम यानी कि इसको हार्डवेयर डिवाइस बोल सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइस का मतलब है जो एक चिप रहती है, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में नजर आ रहा है, और उसके अंदर पहले से एक प्रोग्राम ट्रांसफर करके आता है। और ये बहुत पुराना है तो काफी सस्ते में मिल जाता था इस टाइप की चिप।
इसका इस्तेमाल जनरली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो नेटवर्क पे काम करने वाला हमारे जो मदरबोर्ड्स में जो पहले आता था नेटवर्क ओएस करके लोड कर सकते थे, उसके अंदर ये वाली चिप आती थी। इवन पहले के जो कीबोर्ड्स और माउस का जो ड्राइवर्स थे ना, वो भी इसी चिप में हैंडल होता था। फिर सर्वर रिलेटेड कोई सिस्टम्स रहता है वो यहाँ पे हैंडल होती थी। फिर हमारे जो प्रिंटर्स रहते हैं ना, प्रिंटर्स, उसके अंदर भी हम लोग इसी प्रकार की चिप का आज के तारीख में भी यूज करते हैं, एमरोम का, ठीक है। और समझो एक बेसिक एग्जांपल देखो तो आपके घर पे एक डोरबेल आता है, ऐसा आवाज आता है, गाने बीने बजते मानो डोर पे आवाज लगाते हैं, तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर जो रोम इस्तेमाल होता है वो एम रोम का प्रयोग होता था। एम रोम के बाद में आया पी रोम, जो कि है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब कैसा है कि अगर आपके पास कोई एक प्रोग्राम है तो आप ऐसा ब्लैंक चिप खरीद लो, उस ब्लैंक चिप के अंदर आपका एक बार प्रोग्राम ट्रांसफर कर दो, और एक बार आपने प्रोग्राम ट्रांसफर कर दिया तो फिर परमानेंट, फिर उसको निकाल नहीं सकते तुम, उसको कुछ छेड़ नहीं कर सकते। एक बार डाल दिया तो डाल दिया। आपको पी रोम मतलब एक एम्प्टी रोम मिलता है। एम रोम जो था उसमें पहले से कंपनी खुद बना कर देती थी प्रोग्राम, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जबकि पी रोम ब्लैंक चिप आती है जिसमें आपका खुद का एक जो डेटा है या खुद का प्रोग्राम उसमें ट्रांसफर करने का, और ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं बर्निंग पी रोम। और एक बार बर्निंग हो गया तो परमानेंट हो गया, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकर हो गया, फिर गेम कंट्रोल हो गया, मोबाइल फोन्स के पहले के जो मोबाइल फोन आते थे वो इस टाइप के उसके अंदर पी रोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पहले के हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स आते थे उसमें जो बायोस आईसी जो आते थे वो कुछ इस प्रकार से थे, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ रहता था, हालांकि ये बहुत पुराना है, इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ रहता था। इसमें होता क्या था कि इसमें डेटा स्टोर होता था और निकाल भी सकते थे, लेकिन डेटा स्टोरेज और निकालने के लिए विंडो आपको यहाँ पे दिया जाता है जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग होता था। इस अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए इसके अंदर कुछ भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है या डेटा को इरेज किया जाता था। और इसको प्रोग्राम करने के लिए भी पी रोम के जैसे ही उसको बर्न करना पड़ता था, लेकिन इरेज करने के लिए जनरली अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस टाइप की जो चिप आती थी पहले के जमाने में, माइक्रोवेव, फिर वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, काफी सारे जगह में यूज होती थी। अभी तो हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं होता है ई प्रोम का, क्योंकि इसकी जगह पे अभी कुछ लेटेस्ट वर्जन आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ई प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ई प्रोम का जो मेन खासियत है इसके अंदर प्रोग्राम हम लोग डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं हजारों बार यानी 10,000 बार। अभी जैसे कि आपको आर्डिनो के बारे में मैंने बताया, आर्डिनो का हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग ने बताया कि अलग अलग गैजेट्स आप खुद बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रोबोट्स, अलग अलग प्रकार के मशीन आप खुद बना सकते हैं। तो बनाने के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा खुद से, और वो प्रोग्राम को इसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है, और वो 10,000 बार आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, ओके, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम को। तो ये जो है उसको इलेक्ट्रिकली यानी कि पावर के जरिए ही उसको इरेज किया जाता है, पावर के जरिए ही उसको प्रोग्राम भी किया जाता है। और आजकल हमारे कंप्यूटर में जो चिप आती है, जो बायोस की चिप आती है, वो आजकल इसी प्रकार से रहती है, ई प्रोम ही रहती है। तो आजकल तो ज्यादातर जो चलते हैं वो ई प्रोम ज्यादा चलते हैं। तो ये सब जो प्रकार है वो सब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी यानी कि रोम के प्रकार मैंने बताया। प्रकार को एक बार दोबारा दोहरा दूं, एम रोम, पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, ओके। इतने प्रकार के जो है रोम्स की चिप अवेलेबल थी और ये सब उसके काम थे। अभी बात करते हैं रैम के बारे में यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, कंप्यूटर डिजाइनिंग, नेटवर्किंग जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप जो है वो प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप वेबसाइट के जरिए करना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो पूरी जानकारी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। तो अभी बात करते हैं रैम के बारे में। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी आप बोल सकते हो, या जो एक ऐसा मेमोरी जो सीपीयू के बहुत ही नजदीक काम करने वाला मेमोरी भी आप उसको बोल सकते हो, ओके। इसके अंदर जो भी डेटा आप डालते हो वो टेम्पररी तौर पर स्टोर होता है। रोम में कैसा था, परमानेंट था, उसको नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी बोलते थे। इसको हम लोग वॉलेंटाइल मेमोरी यानी कि जिसके अंदर बार बार डेटा स्टोरेज भी होता है, निकलता भी है, बार बार डेटा जाता है, जब तक कि पावर चलेगा, पावर रहेगा, ये डेटा को स्टोर करेगा। हालांकि इसमें भी कई सारी चीजें रहती, मतलब इसमें दो प्रकार है, एक डी रैम और एक एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और एक डायनामिक रैम, ठीक है।
तो डी रैम की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आजकल हमारे कंप्यूटर्स में जो इस्तेमाल किया जाता है वो जनरली डी रैम ही रहता है, यानी कि डायनामिक मेमोरी ही रहता है, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर फिट किया रहता है, जिसकी मेमोरी में ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर रहता है, और ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के मदद से डेटा को स्टोरेज करने का काम करता है। लेकिन ये एक मतलब एक मिली सेकेंड्स के अंदर कई बार खुद को रिफ्रेश कर सकता है। रिफ्रेश अंदर का डेटा जो है निकाल सकता है और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकता है। ये एक माइक्रो सेकेंड में कई बार, समझ में आ रही है बात? तो ये काफी फास्ट होती है डी रैम। और उसके जैसा ही एक एस रैम आता है। एस रैम जो रहता है वो ट्रांजिस्टर, यानी कि 6 अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर्स को मिल के एस रैम बनाया जाता है। हालांकि ये डी रैम से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन काफी हद तक मतलब जब तक पावर चालू रहेगा, इसका रिफ्रेशिंग रेट भी काफी कम है, और पावर जब तक चालू रहेगा ये डेटा को स्टोर रखेगा, जैसे ही पावर बंद डेटा गायब। ठीक है, तो इस हिसाब से रैम के दो जो ऑप्शन मैंने बताया, स्टैटिक और डायनामिक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन माने जाते हैं। रैम का इस्तेमाल अगर मैं बात करूं तो अपने मोबाइल्स में, अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में आपको इसका इस्तेमाल आमतौर पर देखने मिलता है। इसको सरलता से समझो ये कैसे काम करता है। तो मान लो ये हम है एक सीपीयू को समझ लो, और हमें एक समझो कुछ तय सीमा में काफी सारे लाइट्स और काफी सारे पॉइंट्स लगाने हैं मुझे, ठीक है। और ये जो है स्टोरेज आपको स्पेस दिख रहा है जहां पे सब मैं टूल्स जमा करके रखता हूँ। आप ऐसे समझो कि अपने हार्डवेयर है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, सॉरी, ये सब हमारे क्या है, हार्ड डिस्क है। और ये टेबल जो आपको दिख रहा है, ये टेबल हमारा रैम है। ओके, टेबल क्या है, हमारा रैम है, और हम क्या है, तो सीपीयू है। तो मान लो कि मैंने सब टूल्स यहाँ पे रख दिए। ओके, बहुत सारे टूल्स मैंने यहाँ पे रख दिए, और मेरे टेबल फिलहाल खाली रखा है। तो अगर मैं लाइट फिटिंग करना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी टूल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सीढ़ियों से वापस उतरना पड़ेगा, यहाँ पे हार्ड डिस्क तक आना पड़ेगा, वहां से मुझे टूल्स उठाने पड़ेंगे, वापस सीढ़ियों पे चढ़ पे मुझे उस पर काम करके वापस फिर उधर रखना पड़ेगा, फिर दूसरा टूल लो, फिर तीसरा टूल लो, तो मेरा समय बहुत वेस्ट होगा ना। यही चीज अगर रैम के जरिए होती है। रैम क्या करता है, जितना बड़ा रैम रहेगा, तो जितने भी टूल्स मुझे रिक्वायर्ड है मैं सब डेस्क के ऊपर रख दूं, यानी कि रैम में रख दूं। फिर मुझे क्या करना पड़े, बार बार उतरने की जरूरत नहीं, मैं सीढ़ियों से चढ़ूंगा, एक ही बार चढ़ूंगा और मैं लगाते जाऊंगा, फिर जो भी टूल चाहिए मैं थोड़ा सा नीचे उतरूंगा और टूल चेंज करके वापस से डाल दूंगा। ठीक है, तो मतलब मुझे बार बार यहां तक आने की जरूरत नहीं है, पूरा सीढ़ियों से नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं है। सीढ़ियों पे बैठे बैठे ही मैं मेरा काम और फटाफट उतने ज्यादा स्पीड से मैं कर सकता हूँ। तो यही है रैम का, ये जो टेबल है एज एन रैम काम करता है। जितना बड़ा टेबल रहेगा उतने ज्यादा से ज्यादा फाइल्स उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क से लेकर। और जब भी आप सेव करेंगे तो रैम से वो डेटा चला जाएगा वापस हार्ड डिस्क में, यानी कि काम खत्म होने के बाद आप टूल्स वापस यहाँ पे हार्ड डिस्क में डाल सकते हो। समझ में आ रही बात? अगर ये एग्जांपल आप समझोगे ना, तो रैम का प्रोसेसिंग आपको समझ में आ जाएगा। हार्ड डिस्क यानी परमानेंट स्टोरेज, रैम यानी टेम्पररी स्टोरेज, और सीपीयू, सीपीयू मेन रहता है जो रैम को बार बार एक्सेस करता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अभी रैम की अगर मैं बात करूं तो डी रैम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके भी 3-4 अलग अलग प्रकार है। बेसिकली 3-4 नहीं, मैं 3 ही प्रकार की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहला है एस डी रैम, यानी कि सिंक्रोनस मेमोरी या सिंक्रोनस रैम जिसको आप बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो सीपीयू का क्लॉक स्पीड रहता है उससे थोड़ा सा कम उसका क्लॉक स्पीड रहता है, लेकिन सीपीयू के साथ में परफॉर्म करने की इसकी कैपेसिटी रहती है। ये 133 मेगाहर्ट्ज, हालांकि जूना हो गया, काफी पुराना हो गया। अभी जो चल रहे हैं वो डबल रेटेड एसडी रैम चल रहे हैं, यानी कि डीडीआर रैम चल रहे हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सिंक्रोनस जो एसडी रैम बोलते थे हम लोग, पेंटियम 1 पेंटियम 2 जब भी आता था ना, तभी एसडी रैम का प्रयोग होता था। उसके बाद में रैम्बस डी रैम, यानी कि बेसिकली ग्राफिक कार्ड वगैरह जो रहता है ना अपने, उसके अंदर भी रैम का प्रयोग होता है। उसके अंदर हम लोग आरडी रैम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, 1 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड ये दे सकता है। तो जनरली ग्राफिक कार्ड में जो मेमोरी का इस्तेमाल होता है वो आरडी रैम का इस्तेमाल होता है। और हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे मोबाइल्स में जो रैम का इस्तेमाल होता है वो है डीडीआर एसडी रैम। डीडीआर का मतलब होता है कि ड्यूल डेटा रेट। एसडी से जो रेट है, एसडी का जो ट्रांसफर रेट है उससे दुगना, क्योंकि ये क्लॉक पल्स में हाई और लो दोनों जगह पे डेटा स्टोर कर सकता है। ये टेक्निकल पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, हाई और लो दोनों पॉइंट पे अपना डेटा स्टोर करता है, इसलिए इसकी जो स्पीड रहती है वो इंक्रीज से डबल हो जाती है, एसडी रैम से डबल हो जाती है। ओके, आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4, अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है वो DDR4, जिसका जो ट्रांसफर रेट है वो लगभग 2133 मेगाहर्ट्ज का उसका ट्रांसफर रेट है। बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा रेट माना जाता है।
हालांकि ये 3200 तक भी आपको अवेलेबल हो जाता है मार्केट से आप खरीदोगे। तो ये सब जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार की रैम्स है। पहले जो इस्तेमाल होती थी एच डी रैम वगैरह, फिर DDR आया, फिर DDR 1 2 3, पहले ईडीओ रैम आया, फिर एच डी। ये देखिए ये सब ईडीओ रैम है, ये एच डी रैम से भी पुराना है। ओके, एक्सटेंडेड डेटा आउट बोलते हैं हम लोग उसको। तो ईडीओ रैम आया, फिर एच डी रैम आया, फिर DDR 1 आया, DDR 2, DDR 3, DDR 4, इस टाइप में सब रैम है। हालांकि आज के जमाने में कंप्यूटर के लिए भी आरडी रैम का प्रयोग होता है, जो मैंने आपको बताया ना, ग्राफिक्स कार्ड में कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं एज एन रैम। लेकिन वो सर्वर यानी कि बहुत बड़े जो कंप्यूटर्स रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा ट्रांसफर होता है, वहां पे हम लोग आरडी रैम का भी प्रयोग होता है डीडीआर की जगह पे। ओके, तो सब दोस्तों ये जो थे मैंने आपको बताया वो रोम और रैम, ये दोनों के बीच में उसके प्रकार के बारे में बताया, और ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है इसके बारे में मैंने डिटेल बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसाई मत करो, प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।